हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक लंबे अरसे के बाद मैं फिर आज आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। तो एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेज अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आज क्लास 10th का जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर, कृषि संसाधन। उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कृषि कैसे किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। तो जिन बिंदुओं पर हमें डिस्कस करना है वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक फ्लो चार्ट के माध्यम से व्हाइट बोर्ड पर इंडिकेट है। तो पहला जो टॉपिक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें नो डाउट है भाई। दूसरा क्या है बिंदु, आदिम निर्वाह कृषि, प्राचीन काल में खेती कैसे होती थी। और तीसरा बिंदु है गहन निर्वाह कृषि, मतलब कम जमीन पर ज़्यादा एग्रीकल्चर। और फिर तीसरा है वाणिज्यिक कृषि, यानी कि जो कह सकते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। इसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम एक एक पे चर्चा करते हैं। पहला ही पॉइंट है कि इसकी 2/3 आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। भारत को हम कृषि प्रधान देश इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत की 2/3 आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है, यानी 2/3 भाग भारत के लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया की है उसको 2/3% लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। कृषि प्राथमिक गतिविधि है जो खाद्यान्न का उत्पादन करती है। कहने का मतलब कि उद्योग के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी। तो जो प्राइमरी उद्योग है यानी कृषि उद्योग है, ये प्राथमिक गतिविधि है। कृषि उद्योग को प्राथमिक गतिविधि में रखा जाता है क्योंकि यह खाद्यान्न का उत्पादन करता है। इतना ही नहीं, जो द्वितीय चरण के उद्योग हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए भी ये कच्चे माल की आपूर्ति करता है, रॉ मटेरियल की आपूर्ति करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने शुगर फैक्ट्री किसी ने डाल दी है, जूट उद्योग लगा दिया है, सूती कपड़ा उद्योग लगा दिया है। तो सूती कपड़ा उद्योग के लिए सूत चाहिए, यानी कपास चाहिए। और कपास कहाँ से आएगा, ओबियसली कपास एग्रीकल्चर से आएगा। उसके बाद देखिए, शुगर फैक्ट्री, चीनी बनाने की कंपनी लग गई। अब चीनी बनाने के लिए हमको गन्ना चाहिए, शुगर केन चाहिए। वो कहाँ से आएगा, जाहिर सी बात है भाई, गन्ना कहाँ से आएगा, अरे खेती से आएगा। तो खेती प्रारंभिक या प्राथमिक कृषि के रूप में या प्रारंभिक एग्रीकल्चर या प्रारंभिक कह सकते हैं उसको इंडस्ट्री के रूप में आती है। विभिन्न उद्योगों जैसे सूती कपड़ा, चीनी उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन भी कौन करता है, कृषि करती है भाई। इसीलिए इसको प्राथमिक सेक्टर कहते हैं। चाय, काफी, मसालों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा भी प्राप्त की जाती है, किससे, कृषि से। तो प्राइमरी सेक्टर इज द बेस्ट और इज द बैकबोन ऑफ द ऑल सेक्टर्स। जो प्राइमरी सेक्टर है वो सारे सेक्टर्स की, सारे क्षेत्रों की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। दूसरा है आदिम निर्वाह खेती। ये क्या होता है भाई, यहाँ देख लें। भारत के कुछ हिस्सों में आदिम उपकरणों और पारिवारिक श्रम द्वारा भूमि के छोटे टुकड़ों पर कृषि की जाती है। यानी ऐसी कृषि जो प्राचीन परंपरा पर आज भी की जाती है, उसी हल बैल के साथ, उसी एक ही परिवार के सदस्य एक ही जमीन पर कृषि करते हैं। किसान परिवार के भरण पोषण हेतु जमीन के छोटे टुकड़े को साफ कर अन्न उत्पादन करता है। यानी जो किसान होता है वो क्या करता है कि किसी जमीन को साफ कर लेता है, जैसे झाड़ लगी है, पेड़ उगे हैं, कंटीली झाड़ियाँ उगी हैं, जंगल टाइप का उगा हुआ है, तो उस क्षेत्र को वो साफ कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, वहाँ पर कृषि करेगा। और वह कृषि करने, जब वह कृषि करेगा तो उसके जो परिवार के मेंबर होंगे उसमें वो सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऐसी एग्रीकल्चर कृषि को हम कहते हैं झूम कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि। इसको फ्लाई ऐश एग्रीकल्चर भी कहते हैं, राख वाली कृषि। उर्वरा शक्ति खत्म होने पर खेती को जमीन के नए टुकड़े पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे एक किसान ने यहाँ पर खेती की, इस ज़मीन को साफ करके यहाँ पर इसने फसल उगाना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हो गया, इसकी जो उर्वरा शक्ति है, फर्टिलिटी है, वो डाउन हो गई, कम हो गई। तो ये आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, इधर आ जाते हैं, यहाँ के पेड़ पौधों को साफ करके यहाँ पर भी
कृषि करना शुरू कर देते हैं, इसको ज़मीन को छोड़ देते हैं और बाद में फिर कभी जब ये ज़मीन उपजाऊ हो जाती है, साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद परती छोड़ देते हैं, तो ज़मीन क्या हो जाएगी, फिर उसकी उर्वरा शक्ति वापस आ जाएगी धीरे धीरे करके नेचर के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से। तो फिर ये यहाँ पर जा कर के फिर से खेती करते हैं। तो इस प्रकार इनका एक चक्र चलता रहता है। इस कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो जैसे इसको हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, राख कृषि कहते हैं, फ्लाइज एश बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। तो आपको बताना है कि गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या इधर पूर्वोत्तर के राज्यों में इस आदिम निर्वाह कृषि को किस नाम से हम जानते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है, गहन निर्वाह कृषि। ऐसी कृषि जो छोटे लेवल पर की जाए लेकिन बड़े पैमाने पर की जाए, छोटे लेवल पर की जाए लेकिन बड़े स्तर पर की जाए। जैसे उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्र में ऐसी कृषि अपनाई जाती है। गहन कृषि कहाँ अपनाई जाती है, जहाँ पर जनसंख्या उच्च हो, ज़्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि अपनाई जाती है। जैसे देख लीजिए उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के पास बड़े बड़े फार्म नहीं है, फार्म हाउस नहीं है, खेत हैं, छोटे छोटे खेत हैं। किसी पे 5 बीघे, किसी के पास 25 बीघे, किसी के पास 10 बीघे है। तो उस पर क्या करते हैं, वो एक ही समय में 2-3 फसलों को उगा लेते हैं और उस खेत में उनके परिवार के सभी मेंबर लगभग इन्वॉल्व रहते हैं। इस खेती में क्या होता है, श्रम प्रधान कृषि है, मेहनत ज़्यादा होती है, प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है, मेहनत ज़्यादा और प्रति हेक्टेयर उपज भी अधिक होती है। इसमें क्या करते हैं, जैव रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं, सिंचाई और उन्नतशील बीजों का भी प्रयोग करते हैं। भूमि जोत का आकार छोटा होता है, खेत छोटे होते हैं, किसी के पास 10 ही बीघे है, किसी के पास 5 ही बीघे है, इस तरीके से। अर्थात इसमें क्या करते हैं, सीमित भूमि से एक वर्ष में 2-3 फसलों का उत्पादन लिया जाता है, अर्थात बहुफसली खेती का अभ्यास है। ये गहन कृषि क्या है, बहुफसली खेती का उदाहरण है। बहुफसली कृषि का उदाहरण है क्या, गहन कृषि। एक क्वेश्चन आपको 1 लाइनर में मिल सकता है, MCQ में मिल सकता है कि गहन कृषि का उदाहरण है आदिम खेती, वाणिज्यिक कृषि या फिर गहन कृषि, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, गहन कृषि। ये बहुफसली खेती का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब देखते हैं तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। फसलें मुख्यतः व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उगाई जाती हैं, किसमें, इस वाणिज्यिक कृषि में। वाणिज्यिक कृषि में फसलें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उगाई जाती हैं, यानी जो कृषि होगी उसको हम कमर्शलाइज कर देंगे, उसको सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसमें हाइब्रिड सीड्स, उर्वरक, सिंचाई आदि का उचित प्रयोग करते हैं। यानी जो वाणिज्यिक कृषि होती है इसमें हम क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड का प्रयोग करते हैं, अच्छी किस्म के खादों का प्रयोग करते हैं, सिंचाई आदि का उचित प्रयोग करते हैं, जिससे क्या हो, फसल अच्छी हो, उत्पादन अच्छा मिले। व्यावसायिक फसलें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती हैं। जैसे अभी गोंडा के क्षेत्र में देख लें तो यहाँ पर जो गोंडा जनपद में जो एग्रीकल्चर है, जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, वो है गन्ना। क्लियर। अभी आप केरल जैसे क्षेत्रों में देख लीजिए, या इस क्षेत्र में जो ये देखिए, यहाँ पर ये जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, यानी जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, ये इस समुद्र तटीय क्षेत्र पे जो एग्रीकल्चर किया जाता है, यहाँ पर गरम मसालों की कृषि होती है, इसलिए गरम मसाले इस क्षेत्र के सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। अब आप देख लें यहाँ पंजाब, यहाँ पर हम धान ज़्यादा उगाते हैं, तो जब पंजाब में धान ज़्यादा उगाते हैं तो यहाँ पर कॉमर्शियल कृषि क्या हो गई, चावल हो गई। और यहाँ देख लें ये उड़ीसा में कॉमर्शियल कृषि के रूप में चावल ना उगा करके उड़ीसा में जीवन निर्वाह कृषि के रूप में हम चावल को उगाते हैं। तो इस तरीके से वाणिज्यिक कृषि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, उसके अलग अलग इम्पैक्ट हैं। यहाँ पर जितने भी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, खास करके पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पर मसालों की खेती हो जाती है।
एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, अब जैसे पंजाब में चावल को एक व्यावसायिक फसल के रूप में हम उगाते हैं, इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण है, बागवानी है और अन्य फसलें जो हैं वो भी क्या होती हैं, व्यावसायिक फसलों के रूप में जानी जाती हैं। तो इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक जिस पर हमने डिस्कस किया है अबाउट योर कृषि, अबाउट योर एग्रीकल्चर, अपने कृषि के विषय में हमने अध्ययन किया। तो इसको एक समरी हम फिर से देख लेते हैं। भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। क्यों कहते हैं भारत को एक कृषि प्रधान देश? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी 2/3 आबादी कृषि कार्य में संलग्न है, इसलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आपके लिए बन जाएगा। प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि कृषि जो है वो अन्य उद्योगों के लिए रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। तो आप देख लें, विभिन्न उद्योगों जैसे सूती कपड़ा, चीनी उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करती है। यानी जो प्राइमरी सेक्टर है, यानी कृषि वाला जो क्षेत्र है, वो सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए बैकबोन का काम करती है। क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जिन रॉ मटेरियल का हम यूज करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि से ही उत्पादित होती है। आदिम निर्वाह खेती, ऐसी खेती जो जनजातीय क्षेत्रों में की जाती है, यानी जो ट्राइब्स एरिया में खेती की जाती है, गुजरात है, उड़ीसा है, झारखंड है, सिंह भूमि है और इधर उत्तराखंड है, फिर उधर देख लीजिए पूर्वोत्तर राज्यों में। ऐसे राज्यों में खेती को हम आदिम खेती कहते हैं, क्योंकि ये लोग पुराने परंपरा के अनुसार खेती करते हैं। दूसरा है गहन कृषि, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। इनके जोत यानी खेत छोटे होते हैं और एक ही समय में कई फसलों को लगाते हैं। जैसे हमने धान भी लगा दिया है, धान काटने के बाद क्या हो गया, हम सरसों भी लगा देंगे, उसमें सरसों के साथ साथ उसमें मटर भी लगा देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से एक ही साल में हम 2 से 3 फसलों को एक खेत में उगा लेते हैं, इसीलिए इसको हम गहन कृषि कहते हैं। और यहाँ पर बहुफसली खेती का अभ्यास किया जाता है। बहुफसली खेती का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, गहन कृषि है। वाणिज्यिक कृषि, ऐसी कृषि जिससे हमें नगद मुद्रा प्राप्त हो, उसको वाणिज्यिक या व्यावसायिक तरीके से उत्पादन किया जाए। चाय है, काफ़ी है, कहवा है, गर्म मसाले हैं। यहाँ पर चाय, काफ़ी, कहवा, गर्म मसालों का भी उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो ये 4 प्रकार हैं कृषि के, ये कहीं ना कहीं भारत के आधारभूत उद्योग हैं। और इस आधारभूत उद्योग के कारण भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर हुआ है। तो एक छोटा सा टॉपिक मैं इस आशा और विश्वास के साथ हमेशा आपके साथ लगा रहता हूँ कि आप इसको शेयर जरूर करेंगे। शेयर क्यों करेंगे भाई? अरे इसलिए करेंगे ताकि ज्ञान बटे। ज्ञान बटने से ज़्यादा आता है, संचय करेंगे तो नुकसान है, कम होने लगता है। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है, बटना भी जरूरी है। तो इस वीडियो को आप शेयर भी करें और कमेंट भी करें, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर इसको एक बार पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद।